वरना सिंह है। इस वीडियो में हम लूसेंट जर्नल साइंस का सेशन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। इसमें जो ब्लड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम होंगे और आरओए, आरओ, बीईओ और जितने भी सारे आपके वनडे एग्जाम है और ईपीएफओ का जो एग्जाम आने वाला है, सबके लिए ये यूजफुल होगा। बेसिकली एएसयूपीपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स है यूपीपीएससी के लिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में, बाकी सारी डिटेल नीचे गिवन है। और जो प्रीलिम्स 2022 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुए थे। आप नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? ब्लड ग्रुप। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर है उसने 1900 में ऑब्जर्व किया था कि हर इंसान के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होता है। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। एक तरह का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसकी वजह से हर इंसान के अंदर जो है ब्लड ग्रुप अलग होता है और इसको बोलते हैं एंटीजन। दो तरह के जो है बॉडी में एंटीजन पाए जाते हैं, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। फिर हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप बॉडी में कौन कौन से होते हैं। पहला, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, ब्लड ग्रुप बी, फिर ए बी और ओ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, किसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो एंटीजन जो है आपका आरबीसी में मिलता है, एंटीबॉडी जो है आपका प्लाज्मा में मिलता है। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो आपका एंटीजन है वो सिर्फ ए मिलेगा। तो एंटीजन याद रखना, जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी जो है, मतलब इसको याद करने का तरीका ये याद रख लेना कि जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा और इसका जो अपोजिट होगा वो आपका एंटीबॉडी होगा। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन है और एंटीबॉडी जो है उसका बी है। मैं एंटीबॉडी इसके अंदर बी होगी और ए वाला जो है उसके अंदर एब्सेंट होगा। ऐसे ही अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन है और उसके अंदर एंटीबॉडी होगी ए, बी वाली जो है वो एब्सेंट होगी। तो इस तरह से ए बी है, उसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी उसके अंदर कोई भी नहीं होगी। और ओ जो ब्लड ग्रुप है वो आपका एंटीजन एब्सेंट होंगे और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगी। तभी जो है आपका ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो दोनों की एंटीबॉडी होते हैं, दोनों की एंटीबॉडी होते हैं। इसलिए आपका ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, रेसिपिएंट वो कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है दोनों आपके पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन जो एक तरह का एक मॉलिक्यूल होता है जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है और आपकी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो पैदा करता है। तो एंटीजन क्या हो सकते हैं? एंटीजन जो है आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन भी हो सकते हैं जो आपके पैथोजन पे प्रेजेंस हो। पैथोजन जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरसेस हो गया, जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब ये हार्मफुल एजेंट्स, जो भी आपके बैक्टीरिया, फंगी, वायरस हो गए या जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, ये हार्मफुल एजेंट जब आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है बॉडी में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। तो देखिए, एंटीजन जो है वो आपका मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन होते हैं और ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? जो भी आपका पैथोजन हो गया उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आपका बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये हार्मफुल जो प्रेजेंस है ये आपकी बॉडी में जाके एंटर करते हैं। आपकी बॉडी में जाके जब एंटर करे, वहां जाके इन्होंने एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट किया, एक इम्यूनिटी जो है उन्होंने क्रिएट की और इससे आपकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज आपकी फॉर्म होती हैं। तो समझिए जैसे आपका कोविड वायरस था या फिर आप कोई जैसे यही ले लेते हैं, कॉमन कोल्ड वायरस था। ये वायरस है आपका, ये आपकी बॉडी में एंटर हुआ, इसने एक तरह का जो है एंटीबॉडी जाके प्रोड्यूस करेगा जो आपको सिक होने से बचाएगा। इस तरह से जो है एंटीजन और एंटीबॉडी काम करते हैं। तो एंटीबॉडी जो फॉर्म होता है ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन गामा ग्लोबिन
विच इज ट्रांसफॉर्म थ्रू WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल से ट्रांसफर होता है ये। और प्रोटीन कौन सा है इसका? गामा ग्लोबिन। अब देखिए हम यहाँ देख लेते हैं ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडीज। अभी हमने देखा ब्लड ग्रुप ए हुआ, ए एंटीजन होगा, एंटीबॉडी बी होगा, बी एंटीजन ये, और ए बी के अंदर ए बी एंटीजन और एंटीबॉडी नन, और ओ के अंदर नन और एंटीबॉडी ए बी। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो हाँ, अभी हमने पढ़ा था ना कि ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। नो एंटीजन, एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज कौन सी? ए और बी दोनों। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एंटीजन एग्जिस्ट करता है। ए बी दोनों एंटीजन होते हैं, तो दोनों आप रिसीव कर सकते हो, और एंटीबॉडीज उसके अंदर कोई भी नहीं होती। तो हम बोलते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, और ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ये बात सही है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और यूनिवर्सल डोनर है, इन दोनों चीज़ों को इमरजेंसी में ही यूज़ किया जाता है। नॉर्मली आप क्या करते हो, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आप जो है बी पॉजिटिव इंसान से ही ब्लड ग्रुप लोगे। अगर आपका ए पॉजिटिव है या जो भी है, वो सेम डोनर रेसिपिएंट का दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। दीज आर द केसेस जब आपको इमरजेंसी में आपको कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाए, बहुत इमरजेंसी आ जाए और आपको सेम ब्लड डोनर ना मिले, तो उन केसेस में जो है इन ब्लड ग्रुप को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ होगी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? कोविड के टाइम में आपने बहुत प्लाज्मा सुना होगा। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है यूटिलाइज होता है फॉर द ट्रांसफ्यूजन, स्पेशली टू, जितनी भी आपकी डेफिशिएंसी होती है ब्लड प्रोटीन की, टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। तो प्लाज्मा का यूज़ क्या होता है कि आपके ब्लड प्रोटीन की जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको ब्लड वॉल्यूम में मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा यूज़ होता है। तो प्लाज्मा फ्लेक्शन सीरम होता है, एल्बुमिन जो है वो यूज़ करते हैं। प्लाज्मा की एक खासियत ये है कि प्लाज्मा जो है किसी भी डोनर का यूज़ किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ ये इजीली स्टोर्ड और ट्रांसपोर्ट होता है। तो दैट्स वाई मतलब ब्लड से ज़्यादा जो है प्लाज्मा जो ट्रांसफ्यूजन है उसमें इजी टू हैंडल, इजी टू स्टोर, और किसी भी डोनर का जो है प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आई रीजस फैक्टर। तो आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप तो बी होता है, तो किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का बी नेगेटिव होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव होता है यही आपका रीजस फैक्टर होता है, जिसको RH फैक्टर कहते हैं। तो 1940 में जो लैंडसियन है और वेनर है, उन्होंने अनदर टाइप ऑफ एंटीजन जो है वो डिस्कवर किया, रीजस। तो रीजस जो है वो मंकी से एक्सट्रैक्ट होता है, जो ब्लड RH फैक्टर पजेस करता है उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जो लैक करता है एग्लूटिनोगिन का मतलब होता है कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द जो भी आपके ब्लड पार्टिकल्स हैं उनकी जो क्लम्पिंग होती है, जो क्लम्स बन जाते हैं, जिसको वो लैक करता है उसको कहते हैं RH नेगेटिव। तो देखिए समझिए, अगर कोई फादर है, उसका ब्लड ग्रुप है, उसका कोई भी ब्लड ग्रुप है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब RH जो है उसका पॉजिटिव है। मदर है, उसका ब्लड ग्रुप जो है RH जो है उसका नेगेटिव है। तो इन केसेस में क्या होता है, जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग होता है उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, लेकिन जनरली जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग होता है उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, उसका जो बर्थ है वो नॉर्मली होता है। लेकिन जब सेकंड होता है तो उसमें क्या होता है कि सेकंड ऑफस्प्रिंग होता है तो वो आपका डाई भी हो सकता है, और मतलब उसके जो सर्वाइव होने, मतलब या तो फीटस के अंदर ही हो सकता है या फिर जब उसका बर्थ होगा तो वो डाई होगा। तो इसमें अगर फादर और मदर में जो है मतलब RH अगर पॉजिटिव में डिफरेंस होता है तो ये डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि मदर का जो नेगेटिव ब्लड है वो फीटस के अंदर जाता है और इससे जो है ब्लड में मतलब कोगुलेशन हो जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगर फादर का पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तो जब जो फीटस है, सेकंड फीटस वो डाई हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस।
अब इसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम पॉसिबल ब्लड ग्रुप जो हैं इनको देख लेते हैं और हम ये भी देख लेते हैं इनको कैसे निकालते हैं। सपोज एक पेरेंट 1 है, दूसरा पेरेंट 2 है, एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है। तो एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है। तो ए को जो है हम मतलब ब्लड ग्रुप क्या लिख सकते हैं, ए को ए ब्लड ग्रुप किन दो पॉसिबल तरीके से आ सकता है, या तो ए ओ हो या ए ओ। तो ए ओ हो या ए ओ, तो इस तरह से दो तरीके से ब्लड ग्रुप आ सकता है। बी ओ हो या फिर बी हो, इस तरीके से आ सकता है। तो हम पॉसिबल ऑफस्प्रिंग देखते हैं। तो पहला केस ये है कि हमारा जो पेरेंट 1 है उसका ब्लड ग्रुप ए ओ हो और दूसरा पेरेंट जो है उसका ब्लड ग्रुप बी ओ हो। तो इसको निकालने का तरीका, पहले का ए ओ हो, दूसरे का बी ओ हो। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पहला क्या पॉसिबल हो सकता है, ए बी, ए और बी मल्टीप्लाई, यहाँ ए ओ, यहाँ बी ओ, और बी और बी मल्टीप्लाई हो गया ओ ओ। तो समझ में आ रहा है ना, जैसे पहला ए ओ लिखा, दूसरा बी ओ लिखा, मतलब ए का क्या पॉसिबल बन सकता है, ए ओ हो या फिर ए ओ, इस टाइप से। तो यहाँ ए ओ हो गया, बी ओ हो गया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी आया, ए को ओ से मल्टीप्लाई किया ए ओ आया, बी को ओ से मल्टीप्लाई करा बी ओ आया, और ओ को ओ से मल्टीप्लाई करा ओ ओ आया। तो यहाँ पॉसिबल जो आपके ऑफस्प्रिंग हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, पहला ए बी, दूसरा ए ओ, बी ओ और ओ ओ। तो ये क्या हो गया, ए बी, ए ओ कितना होता है, ए ओ क्या होता है, ए, मतलब अगर किसी भी उसके साथ ओ आता है तो ब्लड ग्रुप जो है आपका मतलब ए ओ हुआ तो ए ही ब्लड ग्रुप आया, बी ओ हो तो बी ही आया। तो बी ओ बी और ओ क्या हो गया आपका ओ। तो ये पहला केसेस होगा कि ये ऑफस्प्रिंग होगा। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है, ए और बी। तो यहाँ ए और बी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हुआ, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी ए बी हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी ए बी हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी ए बी हुआ। तो यहाँ ऑफस्प्रिंग क्या हो गया, ए बी। अब देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो इन दोनों का आप कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या ऑफस्प्रिंग हो गई है, ए बी ओ। तो ये पॉसिबल ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं अगर एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है। तो अब यहाँ देखिए इस टेबल में कौन कौन सा है, एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, तो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग कौन से हो गए, ए बी ओ ए बी। तो इम्पॉसिबल ऑफस्प्रिंग क्या हो गया, नो एनी। तो मतलब अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो उसके चिल्ड्रन होंगे वो किसी भी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं। सारे पॉसिबल ब्लड ग्रुप के उसके जो चाइल्ड हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसे ही आप जो है दूसरे का निकाल लेना। तो यहाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है ए और बी ब्लड ग्रुप होंगे, तो इस तरह से ये ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज हो गई लिम्फ। तो लिम्फ जो है एक ब्लड लाइक फ्लूइड होता है, इट्स अ ब्लड लाइक फ्लूइड, और इन लिम्फेटिक प्लाज्मा जो सब्सटेंस आपके प्रोटीन, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, अमीनो एसिड और वेरियस लिम्फोसाइट्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, आर डिजॉल्व मतलब ये सारी सब्सटेंसेस में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ द आरबीसी,
ये कलरलेस होता है। लिम्फ इज कलरलेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द आरबीसी। लिम्फ में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट में, एंड जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है ट्रांसफॉर्म होता है विच फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपका कार्बोनिक एसिड जो है एक कॉम्प्लेक्स लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। लिम्फेटिक जो फ्लूइड है वो आपका फ्लो होता है फ्रॉम वेरियस ऑर्गन टू द हार्ट। मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड आपका डिफरेंट ऑर्गन से जो है हार्ट में फ्लो होता है। तो मतलब जैसे आपके डिफरेंट ऑर्गन हो गए, जैसे लंग्स हो गया, लंग्स से जैसे हार्ट में फ्लो होता है आपका फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड। अब फंक्शन ऑफ द लिम्फ्स क्या होते हैं, तो इसके मेन फंक्शन ये क्या है कि जितने भी आपके जो आपके टिश्यू फ्लूइड होता है उसको ब्लड सर्कुलेशन में मतलब ब्रिंग करता है, लिम्फोसाइट्स बनाता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, फैट एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द लिम्फेटिक सेल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है वो लिम्फेटिक सेल के अराउंड होता है। और लिम्फ के प्रेजेंस होने से अराउंड द टिश्यू शेल जो एक्वेटिक सराउंडिंग होती है वो फॉर्म होती हैं जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सेल। तो एक मतलब फ्लूइड का आना जाना जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी लिम्फ के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। लिम्फेटिक सेल का और काम क्या है कि ये जो है न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करता है एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, और इसको ट्रांसफॉर्म करता है ट्रांसफर टू द सेलुलर टिश्यू वेयर द सेल आर अनेबल टू रीच। तो लिम्फेटिक सेल जो है ट्रांसपोर्ट करता है CO2 एंड अदर एक्सक्रीटरी सेल फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड सेल। तो लिम्फेटिक सेल क्या करता है, CO2 और जितने एक्सक्रीटरी सेल हैं फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड सेल। कुछ हम मिसलेनियस चीजें देख लेते हैं, ये डायरेक्ट ऐसी एग्जाम में आ जाती हैं। तो अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग प्रमोट करनी है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द बॉडी, अगर टू एग्जामिन इट फॉर द वेरियस डायग्नोस्टिक प्रोसेस इन द क्लिनिक एंड टेस्टिंग, सम ऑक्सिलेट ऑफ द सोडियम और पोटेशियम इज मिक्सड अप। तो आपको जब ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है तो कुछ ऑक्सिलेट होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, उनको मिक्स किया जाता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है 90% वाटर होता है, वाटर अवेलेबल होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से, लाइक प्रोटीन, फाइब्रोजन, एल्बुमिन और ग्लोबिन, और कुछ शुगर, फैट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप 18 लेक्चर आपको देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल सब्सटेंस होता है ब्लड के अंदर वो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड को रेड कलर देता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है कंपोज्ड होता है ऑफ द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा होता है, हीम। तो हीम के बेसिकली होता है और इसमें एक प्रोटीन मिलता है जिसको प्रोटीन को बोलते हैं ग्लोबिन। तो एक ग्लोबिन को प्रोटीन मिलता है, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है और ये प्रोटीन होता है ग्लोबिन। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है आरबीसी का, ये ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है लंग से, और फिर आरबीसी का काम क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन लिया, फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम को पहुंचाया, फिर उसके बाद टिश्यू को भेज देता है जिन जिन टिश्यू को जरूरत होती है। तो ये जो है आरबीसी का काम होता है। नेक्स्ट चीज है कि अगर आप जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपकी जो एयर है उसके अंदर कम ऑक्सीजन होती है, तो जो आपका बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसको ज्यादा रेड सेल चाहिए होते हैं टू कैरी द नीडेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू इट्स सेल। तो इसका मतलब क्या गया कि आपको हायर एल्टीट्यूड में जो है ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल बॉर्डर पे है या फिर लो है, तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी। व्हाइट ब्लड सेल को जो है मोनोसाइट्स बोलते हैं, ये विच इज सीम टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल जो है डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, और ये जो है एक्टिव होता है इन ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड टाइफाइड। तो इन सारे जो स्पेशली ये एक्टिव हो जाता है आपका व्हाइट ब्लड सेल। जो नंबर ऑफ एसिनोफिल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में इंक्रीज होते हैं जब आपको कुछ डिसीज हो जाती है, जैसे आपको एलर्जेटिक इन्फेक्शन हो गया, हे फीवर हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब अकर हो जाता है।
और या फिर कोई भी आपको पैरासिटिक अटैक हो जाता है, हुकवॉर्म या ट्रिकनोसिस, तो आपके जो एसिनोफिल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ समझने का है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन चीज़ों को, फैक्ट्स को देखो, इसको वीडियो को बार बार सुनो, समझाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूजी नीट और पीजी नीट एग्जाम, और वी आर नॉट डूइंग एनी, मतलब हम कोई हम थीसिस और कुछ नहीं लिख रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्ज़ाम। तो उसमें जो है बेसिक ऐसी ही चीज़ें आती हैं, और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए। सीधे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर ऐसा इन्फेक्शन होता है तो कौन सी चीज़ इंक्रीज हो जाती है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें दे दी, एसिनोफिलिस इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा, WBC को क्या कहते हैं, 2-3 ऑप्शन दे दिए, तो मोनोसाइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ दिया कि हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट होता है, कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, या फिर कोई भी मतलब जितना है उतना सही, मतलब अलग अलग चीज़ें। तो इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है। नेक्स्ट है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उनके प्रीवियस उठा के देख लेना, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। जो ब्लड है उसमें फाइब्रिन प्रेजेंट नहीं होता, बट इट इज फॉर्म्ड थ्रू द फ्यूजन ऑफ द टू सब्सटेंस, फिब्रोजिन और थ्रोम्बिन। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया, कि स्टेटमेंट बेस में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, चूज द करेक्ट वन, फाइब्रिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड, तो ये क्वेश्चन हो गया, फाइब्रिन ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा, इट इज फॉर्म थ्रू द फ्यूजन ऑफ द टू सब्सटेंस फाइब्रोजिन एंड थ्रोम्बिन, तो ये सही है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट आ सकता है। या फिर ऐसे पूछ दिया कि फाइब्रिन जो है किस दो सब्सटेंस के फ्यूजन से बना हुआ है, तो ये हो गया फाइब्रोजिन और थ्रोम्बिन, तो इन दोनों के सब्सटेंस के फ्यूजन से बना हुआ है। तो फाइब्रोजिन जो है इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, बट जो थ्रोम्बिन है नॉट ऑलवेज प्रेजेंट थ्रू द प्लाज्मा एंड कंटेन्स एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन नहीं रहता है, थ्रोम्बिन का जो इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रेजेंट रहता है। जो विटामिन के है वो नेसेसरी होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन विच इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो जब भी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो विटामिन के थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए जो है उनकी ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका विटामिन के कम है तो ब्लड क्लॉट, उनका बेसिकली वो इंसुलिन भी एक फैक्टर होता है, तो ये दोनों चीज़ें फैक्टर होती हैं। तो बेसिकली इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन विच इज़ नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन से ही थ्रोम्बिन बनेगा और फाइब्रोजन और थ्रोम्बिन बना के आपका फाइब्रिन बनाएंगे, फिर आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होगी। ब्लड जो है नॉर्मली 1 to 5 मिनट्स में क्लॉट हो जाता है इन सुपरफिशियल फ्लैश वॉन्ड, और डीप वॉन्ड में जो क्लॉट होने में जो है ज़्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट है, ब्लड हम पढ़ लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू जो है आपका मसल्स फाइबर से बना होता है, जो आपके मसल्स टिश्यू आपके कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्शन में होता है। तो आप अपने हाथों की मसल्स देख लें, कहीं की भी मसल्स देख लीजिए, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, मूवमेंट करने में, लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ करने में जो है वो आपका हेल्प करता है। तो 2-3 टाइप के होते हैं, पहला होता है स्मूथ, अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब ही क्या है, जो अपने आप हो जाए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये मसल्स हैं जो ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जैसे आपका स्टमक की मसल्स हो गई, इंटेस्टाइन की हो गई, यूट्रस की हो गई, तो ये जो है अपना आप जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। इनवॉलंटरी का मतलब ही ये है कि ऑटोमेटिकली अपने आप हो रही है, कि मतलब अपने आप ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरे होगा स्ट्राइप्ड स्केलेटल वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है कि मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस पर जो है मसल्स अपना काम करना शुरू होती हैं। नेक्स्ट हो गया कार्डिक और हार्ट मसल्स। तो जितने भी आपका ऑल द कंप्रेक्शन और रिलैक्शन होता है थ्रू अ कंसिस्टेंट वे to take place by these tissue all over the life, the blood circulatory activities taking place in these। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कार्डिक मसल्स के थ्रू काम करता है। तीसरी चीज हो गई नर्वस सेल और नर्व टिश्यू। जो आपके जितने भी आपके ऑर्गन्स हो गए, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व हो गया, ये सारे आपके नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है कि ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जो है ये रिसीव और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, ये आपका नर्व इम्पल्स के थ्रू। तो क्वेश्चन आ जाए कि जो नर्व टिश्यू है वो किसके थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, तो इट इज थ्रू द नर्व इम्पल्स। 3 टाइप के अपने नर्व टिश्यू होते हैं।
पहला हो गया आपका साइटोन, जिसको ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर फाउंड होता है। साइटोप्लाज्म में जो आपका प्रोटीनियस एंड कलर्ड पार्टिकल फाउंड होता है, जिसको बोलते हैं निसिल ग्रैनुलस। तो ये आपके निसिल ग्रैनुलस जो हैं आपके फाउंड होते हैं। ये जो है आपका विच आर फोल्डेड एग्रीगेट्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फोल्डेड रेटिकुलेट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो कलर्ड पार्टिकल आपका फाउंड होता है जिसको बोलते हैं निस्ल ग्रैनुलस। ये आपका साइटोसिन में फाउंड होता है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये बेसिकली ये है आपके एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन, डेंड्राइट्स, एंड ये आपका नोड हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, साइनेप्स हो गया। तो इस तरह से होता है। तो डेंड्रॉन्स, तो ये आपके डेंड्राइट्स है, ये सब है। तो डेंड्रोन से एक थिन फाइबर पास होता है थ्रू, इसके थ्रू जो है साइटोन, थिन फाइबर होता है जो पासिस होता है थ्रू द साइटोन। ये साइटोन होगा यहाँ, इसको डेंड्रॉन कहते हैं। थिन फाइबर जो साइटोन से पास होता है इसको डेंड्रॉन कहते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सॉन। तो बेसिकली जो आपका एक्सॉन है एक लॉन्गर और एक्सट्रीमली थिन नर्व फाइबर होता है जो आपका ओरिजिनेट होता है फ्रॉम साइटोन, और ये एक तरह का मैसेंजर का काम करता है। ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोन, और ये एक तरह का मैसेंजर का काम करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। वन न्यूरॉन टू अनदर। यहाँ इसमें देखिए आप, ये एक्सॉन है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है ये बेसिकली एक फाइबर का काम कर रहा है कि यहाँ से मैसेज लेके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का, ये इसका काम होता है। एक्सॉन का काम क्या होता है? इट कैरीज द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल। तो ये एक्सॉन है, नर्व इम्पल्स आई, सेल में आई और इसको अवे लेके जा रहा है, यहाँ से साइनेप्स और एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट है नर्व और नर्वस फाइबर। तीन तरह के नर्व और नर्वस फाइबर होते हैं। पहला हो गया सेंसरी और एफेरेंट। इसका काम क्या होता है? विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। मतलब आप ये समझिए, आपका कोई रिसेप्टर आया, मतलब कोई मैसेज रिसीव हुआ, वो मैसेज आपका ब्रेन तक गया। ब्रेन तक किसके थ्रू जाता है? सेंसरी और एफरेंट नर्व के थ्रू। फिर ब्रेन से जो है ऑर्गन तक जाता है। ऑर्गन तक किससे जाता है? मोटर और एफरेंट नर्व। ये एफरेंट और इफरेंट, तो एफरेंट और इफरेंट। तो ये इसका काम क्या होता है? विच कैरी इंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और मोटर का काम क्या होता है? फाइबर विच कैरी द इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन। तो ब्रेन और स्पाइनल से ऑर्गन पे। नेक्स्ट चीज है आपकी न्यूरोजिलिया सेल। तो ये एक वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जो आपका लेयरिंग ऑफ द ब्रेन कैविटीज में काम आता है। इसका काम क्या है? इट होल्ड द न्यूरॉन इन सच अ पोजीशन इन विच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कन्फाइंड। तो आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कन्फाइंड होता है, बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सेल जो आपका ब्रेन है उसके ऊपर की जो कैविटी है उसमें होता है, और न्यूरॉन को ये इस तरह से हेल्ड करता है जो जहाँ आपका CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपका पूरा कन्फाइन रहता है। तो ये हम जो है इसमें हमने ब्रेन, मसल्स और नर्व ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो होगा टॉपिक उसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और ये सब क्या होता है, वाइटामिन्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर वो पढ़ेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और
चलिए बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ डेली क्विज और एडिटोरियल और यूपी स्पेशल जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो अपलोड होते हैं, तो आप वहाँ से आप ये देख सकते हैं। बाकी ये कोर्स की डिटेल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।